हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मौर्य पाठशाला पर। मैं सतीश सर। आज फिजिक्स का बच्चों ये शायद 9वां लेक्चर होगा आप सभी के सामने। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख लिया है। बच्चों आज मैं आप सभी को लेंस से संबंधित कुछ टर्म्स बताऊंगा, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताऊंगा। और बच्चों आज के ही लेक्चर में मैं आप सभी को उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने का 6 केस है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। और उन 6 केसों को आपके एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बच्चों बिना समय गवाए हुए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं बच्चों किस चीज को। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं वक्रता केंद्र को। किसको समझने का प्रयास करते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र को समझने का प्रयास करते हैं। आप एक बात बताओ, वक्रता केंद्र आपने दर्पण में भी पढ़ा होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था दर्पण में कि दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोला का कोई ना कोई तो केंद्र रहा होगा। तो बच्चों उस गोला के जो केंद्र है ना, उसी गोला के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते थे। और यदि यहां पर मैं बच्चों लेंस के वक्रता केंद्र की बात करूं, किसके वक्रता केंद्र की बात करूं? लेंस के वक्रता केंद्र की बात करूं, तो बच्चों मुझे बताओ, लेंस भी यहां देखो तो किसी न किसी दो काल्पनिक गोला का ही तो भाग होता है ना। दर्पण में बच्चों ये था कि दर्पण एक ही गोला का भाग होता था, लेकिन लेंस दो काल्पनिक गोलों का भाग होता है। इसलिए इसका मतलब है कि इन दोनों गोलों का जो केंद्र होगा उन दोनों केंद्रों को ही लेंस का वक्रता केंद्र नाम देंगे। तो बच्चों चूंकि दर्पण में एक ही गोला होता था तो उसमें एक ही वक्रता केंद्र होता था, लेकिन लेंस की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इसमें दो दो काल्पनिक गोला होता है। इसका अर्थ है कि लेंस में कितने वक्रता केंद्र होंगे बच्चों? 2 वक्रता केंद्र होंगे। जैसे देख लो ये आपके सामने एक अवतल लेंस है और ये अवतल लेंस इन दो गोलों से मिलकर बना है। इन दोनों का जो बच्चों ये केंद्र नजर आ रहा है ना, इन्हीं दोनों केंद्रों को इस लेंस का क्या नाम देंगे? वक्रता केंद्र। अंग्रेजी में इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और बच्चों इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे? हम सी से डिनोट करेंगे। क्या याद रहेगा? अगर बच्चों मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यहां देखो ये आपका एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस है। और ये वाला भाग देखो इस गोला का, ये जो लेंस का हिस्सा है ना ये इस गोला का भाग है, और ये जो लेंस का हिस्सा है ये इस गोला का भाग है। तो बच्चों दोनों गोला का जो केंद्र है इसी केंद्र को हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र नाम देंगे। तो यहां से याद रखना है क्या कि वक्रता केंद्र दर्पण में तो एक ही होता था, लेकिन बच्चों लेंस में कितनी होती है? 2 होती है। क्या याद रहेगा? चलिए अब मैंने इसमें देखिए क्या लिखा है कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्योंकि यहां क्या लिखना बच्चों? क्योंकि लेंस में 2 सतहें होती, लेंस में कितने सतहें होती है बच्चों? 2 सतहें होती है इनके, इसलिए इनके 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं। और अगर बच्चों इनकी 2 वक्रता केंद्र होंगी तो वक्रता त्रिज्याएं भी कितनी होंगी? 2 होंगी। जैसे बच्चों देख लो ये आपके सामने एक अवतल लेंस है, तो एक वक्रता केंद्र इधर होगा बच्चों, इसको C1 लिखेंगे। एक वक्रता केंद्र इधर होगा, इसको क्या लिखेंगे? C2। तो बच्चों यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये वक्रता त्रिज्या होगी, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये भी वक्रता त्रिज्या होगी। तो बच्चों चूंकि ये पहला सतह है तो इसको R1 बोलेंगे, ये दूसरा सतह है तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों? R2। तो याद रखना है लेंस में वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं और वक्रता त्रिज्या भी 2 होती है। और बच्चों अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? उत्तल लेंस की। तो ये देखो पहला सतह है, अगर ये वाला देखो बच्चों ये पहला सतह है तो इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा, ये मान लो वक्रता केंद्र, तो इसको C1 नाम दिए। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों इसको ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और ये कितना हो गया? R1 हो गया। कितना हो गया बच्चों? R1। अब ये चूंकि दूसरा सतह है तो इसका जो बच्चों इधर केंद्र होगा इस केंद्र को हम लोग नाम देंगे क्या? C2। ये दूसरा वक्रता केंद्र होगा, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और बच्चों इसको क्या नाम देंगे हम लोग? R2। तो क्या ये चीजें समझ में आई? क्या आपको वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्याएं समझ में आई?
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है फोकस। आप बच्चों इसमें वीवीआई लगा लेना। क्यों वीवीआई लगा लेना? क्योंकि बच्चों एग्जाम में फोकस के बारे में ना आपके बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि लेंस के फोकस से आप क्या समझते हैं, या फिर बच्चों दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं। तो चलो इसको डिफाइन कैसे करना है। तो बच्चों आप इस दोनों ही डायग्राम में ध्यान से देखो तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये बच्चों उत्तल लेंस है। ये आपके सामने कौन सा लेंस नजर आ रहा है? उत्तल लेंस। और ये बच्चों इस उत्तल लेंस का प्रधान अक्ष है। ये जो बच्चों दिख रहा है आपको, ये कौन सा अक्ष है? प्रधान अक्ष। और ये दोनों किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर लेंस पर आपतित हो रही है। और बच्चों ध्यान से देखो तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के किसी एक ही बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही है। तो बच्चों मैंने क्या कहा, यदि किसी लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर तुम किरणें आपतित करते हो तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या बच्चों जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग उस लेंस का फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। अगर बच्चों उत्तल लेंस रहे ना, उत्तल लेंस में ये किरणें अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। लेकिन बच्चों अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो अवतल लेंस में ये किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो आप लोग को क्या याद रखना है कि किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लेंस का फोकस। आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि लेंस के फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। लेंस के फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। क्या ये बातें याद रहेगी? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों इसमें क्या चीजें, वही चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताया। अब एक बात यहां स्पेशल लिखा हुआ है बच्चों कि लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो लेंस के 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं बच्चों? 2। आपने शुरुआत से पढ़ा कि लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है, लेंस में 2 वक्रता त्रिज्याएं होती है, और अभी मैंने आपको बताया लेंस में 2 फोकस भी होते हैं। फोकस को ही बच्चों मुख्य फोकस भी कहा जाता है। फोकस को ही क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस भी कहा जाता है। और याद रखना लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 होते हैं। चलो बच्चों दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। जरा यहां देखो, मैंने कहा बच्चों ये मान लो एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों? ये एक उत्तल लेंस है और ये इसका एक प्रधान अक्ष है। कौन सा अक्ष है बच्चों? प्रधान अक्ष। और ये मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड से बच्चों 2 समानांतर किरणें लिया जो इस उत्तल लेंस पर आपतित हुआ। अब जैसे ये 2 किरणें बच्चों इस लेंस से अपवर्तन होगा इन दोनों किरणों का, तो ये प्रधान अक्ष के किसी एक बिंदु पर जाके मिलेंगी। तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी उस बिंदु को बच्चों हम लोग इसका मुख्य फोकस कहेंगे। देखो बच्चों आप लेफ्ट से जो किरणें लेते हो, इधर से जो किरणें लेते हो, आप इधर वाले को जो भी आपका मुख्य फोकस होगा इसको नाम दे देना क्या? F2। और यदि बच्चों आप इधर से कोई समानांतर किरणें गुजारते हो तो लेफ्ट साइड में जिस बिंदु पर मिलेगा, किधर बच्चों? लेफ्ट साइड में जिस बिंदु पर मिलेगा वहां भी तो एक फोकस मिलेगा ना। वहां जो फोकस मिलेगा या मुख्य फोकस मिलेगा उसको क्या नाम देना है आपको? उसको F1 नाम देना है। याद रखना उत्तल लेंस में F2 किधर देना? राइट साइड देना, और F1 किधर देना बच्चों? लेफ्ट साइड देना। याद रहेगा। लेकिन अगर मैं बच्चों अवतल लेंस की बात करूं तो अवतल लेंस में बच्चों F2 लेफ्ट तरफ देना और राइट तरफ क्या देना बच्चों? राइट तरफ आप F1 देना। तो क्या ये दोनों ही चीजें याद रहेगी? उत्तल लेंस में भी 2 फोकस, इसमें ध्यान रखना F1 को हमेशा तुम कहां रखना? लेफ्ट साइड में, और F2 को कहां रखना बच्चों? राइट साइड में। और आप बच्चों F1 को अवतल लेंस में राइट तरफ और F2 को अवतल लेंस में बच्चों लेफ्ट तरफ रखना। क्या ये बातें याद रहेगी बच्चों? ये क्यों याद रखना है? क्योंकि आगे जब मैं डायग्राम बताऊंगा, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताऊंगा, तो इसमें ये बच्चों आपको काफी मदद करेगी, है ना। चलिए उम्मीद है कि आपको ये मुख्य फोकस समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है?
नेक्स्ट जो पॉइंट है ना भाई, ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को ही हिंदी में प्रकाशीय केंद्र भी कहा जाता है, या बच्चों इसको प्रकाशिक केंद्र भी कहा जाता है। हम लोग बच्चों अब पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। इसके बारे में आपने दर्पण में नहीं पढ़ा होगा। जैसे अभी तक हमने 3 चीज पढ़ लिया हमने, क्या क्या? तो बच्चों वक्रता केंद्र पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या उसके साथ में हमने पढ़ लिया, और मुख्य फोकस या फोकस भी पढ़ लिया। और इन तीनों के बारे में आपने मिरर मतलब बच्चों दर्पण में भी पढ़ा होगा। लेकिन ये जो मैंने चीज यहां कहा है प्रकाशिक केंद्र, या जिसे प्रकाशीय केंद्र कह लो, और बच्चों अंग्रेजी में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, ये केवल लेंस में होता है। ये केवल किस में होता है बच्चों? लेंस में। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले एक बात आप मुझे बताओ बच्चों, आपने क्या समझा है? आपने एक चीज समझा है कि लेंस एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो प्रकाश को अपने दिशा से विचलित करने का काम करता है। अगर बच्चों लेंस अभी प्रकाश अभी किसी और दिशा में जा रही हो और आपको किसी और दिशा में उसे फोकसित करना हो, इसके लिए कौन से डिवाइस का यूज करना है? तो वो है बच्चों लेंस। लेंस का मुख्य काम क्या है? प्रकाश के दिशा को, प्रकाश जिस दिशा में अभी जा रही है उसकी दिशा को बदलना, उसकी दिशा को परिवर्तित करना। लेकिन बच्चों लेंस के अंदर एक ऐसा भी बिंदु होता है जहां से यदि कोई प्रकाश की किरण गुजरे तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या आप ऐसे कह लो उसका अपवर्तन होता ही नहीं है। क्या ये बात याद रहेगा बच्चों? चलिए देखो, ये आपके सामने एक लेंस नजर आ रहा होगा, है ना बच्चों? ये कोई मान लो मोटा लेंस है, ये कोई क्या मान लो बच्चों? मोटा लेंस है। और ये एक बिंदु मान लो कोई सा है जो लेंस के अंदर है। अगर बच्चों आप कोई एक प्रकाश की किरण गुजारोगे तो पहले इसका अपवर्तन थोड़ा सा होगा, और जब ये फाइनली इस लेंस से बाहर निकलेगा तो भी इसका अपवर्तन होगा। तो बच्चों इस बिंदु से जब ये प्रकाश की किरण गुजरी तो देखो जिस दिशा में पहले ये जा रही थी उसी दिशा में अभी भी ये जाने लगी कि नहीं जाने लगी? तो क्या इस लेंस से गुजरने के बाद, इस लेंस के इस बिंदु से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण अपनी दिशा में परिवर्तन लाया? आंसर है नहीं। तो बच्चों इस बिंदु को, जिस बिंदु से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं लाया, उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे बच्चों क्या? प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र। ये बच्चों मोटा लेंस था। लेकिन अगर मैं पतले लेंस की बात करूं तो पतले लेंस में बच्चों हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि ये कोई एक बिंदु है जो लेंस के एकदम मध्य भाग में स्थित है। जो कहां स्थित है बच्चों? लेंस के एकदम से मध्य भाग में स्थित है, और वहां से यदि कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अपने दिशा में परिवर्तन नहीं करता है। तो बच्चों इसी बिंदु को हम लोग नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। क्या नाम देंगे बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। बच्चों इसमें उतना साफ साफ नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये डेफिनेशन याद रखना। क्या? कि लेंस के मध्य भाग में स्थित वह बिंदु जिससे यदि कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह अपने दिशा में परिवर्तन नहीं करती है या बिना विचलित हुए निकल जाती है, तब उसी बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। क्या याद रहेगा? चलिए चलो बच्चों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है फोकसांतर, या आप इसको फोकल लेंथ कह लो, या आप इसको फोकस दूरी कह लो। ये तीनों ही टर्म आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हो। क्या क्या बच्चों? फोकसांतर या फोकस दूरी, या इसी को आप क्या कह लो बच्चों? फोकल लेंथ भी कह सकते हो, है ना? फोकसांतर, फोकस दूरी या फोकल लेंथ, इन चीजों के बारे में समझेंगे। बहुत आसान है बच्चों। अगर मैं किसी लेंस की बात करूं तो लेंस में बच्चों देखो कि कोई ना कोई फोकस होता है कि नहीं होता। अगर ये लेंस है तो मान लो ये इसका फोकस है, और ये इसका क्या है बच्चों?
प्रकाशिक केंद्र, इसको ओ नाम दिए। तो बच्चों लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, क्या कि किसी लेंस में उसके प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही लेंस का फोकस दूरी कहा जाता है। और बच्चों याद रखना है, इसे क्या चीज से डिनोट किया जाता है? स्मॉल एफ से। क्या चीज से डिनोट किया जाता है बच्चों? स्मॉल एफ से। अगर मैं फोकस की बात करूं या मुख्य फोकस की बात करूं तो याद रखना, फोकस या मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, और बच्चों फोकसांतर या फोकस दूरी को ना स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एफ से। क्या ये चीजें याद रहेगी? चलिए, तो बच्चों याद रखना कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकसांतर या फोकस दूरी कहा जाता है ना। इसे प्रायः स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। और क्या याद रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चों यहां पर, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव एवं बच्चों अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है। क्या ये चीजें याद रहेगी? अगर मैं उत्तल लेंस कहूं, कौन सा लेंस बच्चों? उत्तल लेंस कहूं, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव मतलब धनात्मक होती है, एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चों ऋणात्मक यानी निगेटिव होती है कि नहीं बच्चों? चलिए, अब एक बात याद रखो बच्चों, अगर कोई मोटा लेंस है तो जाहिर सी बात है वो प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ेगी। अगर वो प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ेगी तो उसका फोकस जो है बच्चों, उसका फोकस बिंदु तो लेंस के एकदम करीब होगा, और फोकस बिंदु एकदम करीब होगा तो भाई साहब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि इसकी फोकस दूरी कम होगी। तो याद रखना, जो मोटा लेंस होगा उसकी फोकस दूरी कम, और जो पतला लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? अधिक होगी। क्या ये बातें याद रहेगा? मैंने क्या कहा? मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है और पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? तो क्योंकि अगर कोई पतला लेंस है तो इसका मतलब है बच्चों इसके पास ताकत नहीं है ज्यादा प्रकाश की किरण को विचलित करने का, तो ये थोड़ा कम विचलित करेगा। कम विचलित करेगा इसका मतलब कि फोकस जो है थोड़ा प्रधान अक्ष पर अधिक दूरी पर स्थित होगा, और यहां से यहां तक की जो दूरी है उसका मान क्या होगा बच्चों? अधिक होगा। तो मैंने क्या कहा? मोटे लेंस की फोकस दूरी कम एवं बच्चों पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। क्या ये चीजें आपको समझ में आया? चलिए, हाँ, एक बात और यहां समझना है बच्चों आपको। क्या? अगर मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण में याद रखना फोकस दूरी फिक्स होता है। अगर मैं किसी दर्पण की बात करूं तो उसका फोकस दूरी उसके केवल और केवल किस पर निर्भर करता है? ज्यामितीय आकार पर निर्भर करता है। उसकी फोकस दूरी केवल वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चों लेंस की अगर मैं फोकस दूरी की बात करूं तो लेंस का फोकस दूरी केवल लेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेंस की फोकस दूरी इस बात पर भी निर्भर करता है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है। इस बात पर भी निर्भर करता है कि लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याएं कितनी है। और साथ में बच्चों लेंस की फोकस दूरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि लेंस को किस माध्यम में तुमने रखा है। अगर बच्चों किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है हवा में, और उसे तुम पानी में रख दोगे तो बच्चों उसमें उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? उसमें उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि लेंस की फोकस दूरी कभी भी निश्चित नहीं होती है। माध्यम के बदलने से लेंस की फोकस दूरी भी बदल जाती है। क्या ये बातें याद रहेगा बच्चों आपको? उम्मीद है कि ये बातें आपको याद रहेगा। चलिए, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बच्चों चलते हैं। अब जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है, जो इस वीडियो का बच्चों थंबनेल भी था और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के द्वारा बच्चों किसका बनना? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहां क्या लिखा होगा बच्चों? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना या प्राप्त करने का नियम। सबसे पहले यदि आप उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना चाहते हो तो आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। चलिए बच्चों उसी नियम को पढ़ते हैं। क्या है पहला नियम? पहला चीज यहां लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं बच्चों। उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो लेंस द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहां कम से कम 2 अपवर्तित किरणें मिलती है। यह बच्चों याद रखना, अगर आपको उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाना है तो उत्तल लेंस में वस्तु को कहीं पर रखना
और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणों की जरूरत होगी? 2 किरणों की जरूरत होगी। वो दोनों किरणें वस्तु से निकलने के बाद लेंस पर पड़ेगी और लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी, उसी वहीं पर या उसी बिंदु पर, याद रखना बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चों? उसी पर प्रतिबिंब बनता है। अब भाई देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, तो नियम, पहला रूल क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। याद करो बच्चों, दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनने का नियम हम लोग पढ़े थे, तो वहां भी ये चीजें आपने पढ़ा था कि यदि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरणें आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सेम रूल इसमें भी अप्लाई करना है बच्चों, बस फर्क इतना है कि इसमें जो किरणें है ना वो अपवर्तित होती है और वहां पर किरणें परावर्तित होती थी। तो क्या रूल याद रखना है बच्चों? मान लो ये कोई लेंस है और ये बच्चों एक क्या है, ये कोई ऐसी किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो बच्चों लेंस से अपवर्तन के बाद, कहां से अपवर्तन के बाद बच्चों? लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु, मैंने कहा बच्चों, एक मिनट, ये मान लो प्रकाश की किरण है जो इस प्रधान अक्ष के समांतर है, तो इसका जब अपवर्तन होगा तो ये कहां से होकर गुजरेगी? तो रूल कहता है, याद रखना, ये फोकस से होकर गुजरेगी। पहला रूल क्या है? अगर ये प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर? फोकस से होकर। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है बच्चों कि पतले उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद सीधी रेखा में गुजर जाती है। हाँ, दूसरा रूल ये भी याद रखना है बच्चों आपको कि ये मान लो कोई उत्तल लेंस है, पतले उत्तल लेंस है, और याद रखना अभी हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों उन सभी कॉन्सेप्ट में हम पतले उत्तल लेंस ही मानेंगे। हम लोग यही मानकर चलेंगे कि लेंस कैसा है? पतला है। तो बच्चों यदि मान लो कोई पतला उत्तल लेंस है और इसमें ये कोई प्रकाशिक केंद्र है और इस प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई प्रकाश की किरण गुजर रही है, तो इसके पथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगी। उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है बच्चों? नेक्स्ट रूल आपको अब नहीं दिया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों। क्या बच्चों? उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का बनना या प्रतिबिंबों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। किस लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ने वाले हैं? तो उत्तल लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। बच्चों इसमें हम लोग 6 केस पढ़ेंगे और 6 का 6 केस अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। पहला क्या बच्चों, याद करो मैंने दर्पण में भी आपको 6 केस पढ़ाया था। मैंने आपको यह समझाया था कि 6 केस कैसे याद रखना दिमाग में। पहला केस हमेशा दिमाग में रखो कि वस्तु को कहां पर रखा जाता है? अनंत पर रखा जाता है। कहां रखा जाता है बच्चों वस्तु को? अनंत पर। और पहला केस उसमें भी याद रखना, दर्पण में और ए में भी याद रखना कि अगर वस्तु अनंत पे रहेगा तब उसका प्रतिबिंब बच्चों बनेगा लेंस के मुख्य फोकस पर। कहां पर बनेगा बच्चों? लेंस के मुख्य फोकस पर। पहला केस क्या याद रखना बच्चों कि जब वस्तु को कहां रखा जाता है? जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। इसमें उल्टा केस दिया हुआ है, एक मिनट। चलिए बच्चों इसमें थोड़ा उल्टा लिखा गया, मैं इसको ना उल्टा पढ़ाता हूं यहां से। पहले बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब वस्तु को कहां रखा जाता है? अनंत पर रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है बच्चों? अनंत पर रखा जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा याद रखने के लिए कि अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो याद रखना उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो लेंस के मुख्य फोकस पर बनता है। मान लो बच्चों अनंत पर कोई वस्तु है, तो इसके लिए तुम क्या करना, सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाना। बना लिए।
और एक बच्चों आप प्रधान अक्ष बना लेना। एक कौन सा अक्ष बना लेना? प्रधान अक्ष। ये मान लो आपका प्रधान अक्ष है। और फिर क्या करना बच्चों, बहुत सारी, मान लो अनंत पर कोई वस्तु स्थित है तो वहां से किरणें आ रही है और वो सभी का सभी किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर है। और रूल में आपने क्या पढ़ा है, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो किस बिंदु पर मिलती है बच्चों? तो फोकस से होकर जाती है। तो बच्चों ये सभी के सभी किरणें चूंकि फोकस पर मिलेगी, इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? तो फोकस पर ही बनेगा। तो याद रखना है कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां बनता है बच्चों? तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो याद रखना है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां बनता है बच्चों? फोकस पर। वस्तु को जब अनंत पे रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब के बारे में और क्या चीजें याद रखना है? तो याद रखना बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक। प्रकृति कैसा होता है बच्चों? वास्तविक। क्यों? क्योंकि अपवर्तित किरणें यहां वास्तव में मिलती है। और एक बात और याद रखना है, अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो हमेशा कैसा होगा बच्चों? उल्टा होगा। और एकदम इसका आकार बहुत ही छोटा बनेगा बच्चों, बिंदु के जैसा बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? कैसे? तो एकदम ही छोटा, बिंदु के जैसा। ये पहला केस याद रखना है कि जब कोई वस्तु अनंत पे रहेगा तब उसका प्रतिबिंब बच्चों फोकस पर बनता है। नेक्स्ट केस क्या है? मैंने आपको सिखाया था कि केस कैसे बनाया जाता है। मान लो पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पर है। अब वस्तु को धीरे धीरे ना आप लेंस के करीब लाओ, वस्तु को क्या करना है? धीरे धीरे लेंस के करीब लाना है। और लेंस के करीब लाने का अर्थ है बच्चों कि अब हम वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच लाते हैं। मान लो बच्चों ये मुख्य फोकस है तो इसको यहां f लिखा है और यहां बच्चों f डैश लिखा है। आप इसको f2 और f1 भी लिख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर बच्चों ये f है तो इसका डबल डिस्टेंस जो हो जाएगा उसको 2f बोलेंगे। इसमें अगर नहीं समझ में आता मैं आपको बताता हूं। ये मान लो कोई लेंस है, ये मान लो कोई क्या है बच्चों? ये मान लो कोई लेंस है, ओके। और बच्चों ये मान लो इसका मुख्य फोकस है। यदि आप इसको f2 लिखते हो तो इतना ही दूरी ये इधर चलोगे तो इधर जो बिंदु मिलेगा उसको क्या लिखना है बच्चों? 2f2, है ना। अगर इसको f लिखे हो, अगर इसको क्या लिखे हो बच्चों? अगर इसको f लिखे हो तो इधर जो इतना चलोगे तो इस दूरी को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? इसको 2f नाम दे दो। और इधर अगर बच्चों f डैश लिखे हो तो इधर उतना ही दूरी चलोगे तो उसको क्या नाम देंगे बच्चों? 2f डैश। तो आप इसमें मत घबराइएगा, ये f डैश को तो आप f1 मान सकते हो और f को f2 भी मान सकते हो। तो बच्चों अगर कोई अब वस्तु को हम अनंत और 2f डैश के बीच लाएंगे, कहां लाएंगे बच्चों? 2f डैश के बीच। मान लो ये वस्तु है, मैंने आपको क्या सिखाया कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। कितने किरणों की? 2 किरणों की। पहला किरण जो लिए हम वो प्रधान अक्ष के समांतर लिए। यहां देखो बच्चों, आप डायग्राम एकदम ध्यान से देखो तो पहला किरण हम कौन सा लिए बच्चों? जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। आपने रूल पढ़ा है, यदि कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये किरण देखो बच्चों फोकस से होकर जा रही है ना, ये फोकस है, ये मुख्य फोकस है, गई। दूसरा किरण बच्चों हम लोग लिए जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। और आपने रूल पढ़ा, यदि हम लेंस को पतला माने और अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाती है तो वो बिना विचलित हुए ही निकल जाती है। तो बच्चों ये प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। और ये दोनों ही अपवर्तित किरणें देखो तो बच्चों इस बिंदु पर मिल रहा है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब इसी बिंदु पर बन रहा है। और बच्चों वस्तु को क्या नाम दिया गया है? ए बी। वस्तु को क्या नाम दिया गया बच्चों? ए बी। और वस्तु के प्रतिबिंब को क्या नाम दिया गया? ए डैश बी डैश। मुझे बताओ क्या ये चीजें समझ में आएगा बच्चों आपको? चलिए ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। मैंने आपको क्या कहा, धीरे धीरे ना वस्तु को करीब लाना है। एक चीज बच्चों उसमें छूट गया, वो क्या था? तो मैंने प्रतिबिंब के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया कि प्रतिबिंब कैसा है। बच्चों यहां एक बात देखो तो दोनों ही किरणें वास्तव में मिल रही है। और यदि दोनों ही किरणें वास्तव में मिले तो प्रतिबिंब होगा बच्चों वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। लेकिन बच्चों प्रतिबिंब बन कहां रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों f और 2f के बीच में। देख रहे हो ध्यान से कि प्रतिबिंब f और 2f के बीच बन रहा है। तो यह भी ध्यान रखना है बच्चों कि लेंस के दूसरी ओर f और 2f के बीच बनता है। प्रतिबिंब तो बनता है बच्चों f और 2f के बीच में।
और प्रतिबिंब होगा कैसा, इसका प्रकृति क्या होगा, तो याद रखना इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। और यदि बच्चों ये वास्तविक है तो उल्टा होगा। और अभी भी देख लो भाई, इसका आकार अभी भी वस्तु की तुलना में छोटा है, लेकिन पहले की तुलना में आकार थोड़ा बढ़ेगा। मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे वस्तु को लेंस के करीब लाओगे तो बच्चों प्रतिबिंब जो है ना लेंस से दूर भागते जाएगा। क्या होगा बच्चों, लेंस से दूर भागते जाएगा और इसका आकार पहले की तुलना में धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। क्या ये बातें आपको याद रहेगा बच्चों? चलिए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो क्या है, अब देखो पहले की तुलना में वस्तु को और हम लेंस के करीब ला लिए। और करीब लाने का क्या अर्थ है कि पहले अनंत और 2f' के बीच रखे थे वस्तु को, लेकिन बच्चों इस बार 2f' पर रख लिए। और बच्चों इस वस्तु का नाम हमने रखा AB। वस्तु का नाम क्या रखा हमने? AB। और मैंने कहा आपको कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरणों की जरूरत है? 2 किरणों की जरूरत है। एक किरण हम लिए जो प्रधान अक्ष के क्या है बच्चों? समांतर है। आपने रूल पढ़ा है, अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लोगे तो ये फोकस से होकर जाएगी। तो बच्चों ये फोकस हमने पास, ये किरण हमने पास करवा दिया, कहां से होकर? फोकस से होकर। दूसरा किरण हमने वही लिया, कहां से होकर बच्चों? प्रकाशिक केंद्र से होकर। और आप जानते हैं यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है और लेंस पतला हो तो वो उसी पथ का अनुसरण करते हुए निकल जाती है। तो ये दोनों ही अपवर्तित किरणें, अब देखो बच्चों कि ये दोनों ही अपवर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल रही है, और जहां पर ये दोनों मिलेगी उसी बिंदु पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों उसी बिंदु पर यदि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब है कि ये आपका प्रतिबिंब हो गया। और बच्चों ध्यान से एक बात ऑब्जर्व करो, तो प्रतिबिंब जो है ना अपवर्तित किरणों के वास्तव में मिलने से बन रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब आपका कैसा होगा? वास्तविक होगा। और देखो भाई, वस्तु प्रधानक से ऊपर की तरफ है लेकिन प्रतिबिंब प्रधानक से नीचे की तरफ बन रहा है। इसका अर्थ है बच्चों कि प्रतिबिंब आपका उल्टा है। इस बार याद रखना, मैंने आपको क्या कहा, जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के लेंस के करीब लाओगे प्रतिबिंब जो है दूर भागते जाएगा लेंस से, लेकिन प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इससे पहले बच्चों थोड़ा छोटा था, लेकिन इस बार आकार थोड़ा और बढ़ेगा। और इस बार बच्चों प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस याद रखना कि लेंस में जो है कब किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो जब बच्चों वस्तु जो है फोकस से 2 गुने दूरी पर स्थित हो। क्या याद रखना है? जब वस्तु फोकस के 2 गुने दूरी पर स्थित हो तब लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में बराबर होता है। चलिए तो बच्चों प्रतिबिंब कहां बनता है? अगर वस्तु 2f' पर हो तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है। मतलब यदि वस्तु फोकस से 2 गुने दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी फोकस से 2 गुने दूरी पर ही बनता है। क्या ये बातें याद रहेगा बच्चों? चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? केस हमारा नेक्स्ट केस है जब वस्तु, अब देखो भाई साहब वस्तु को और थोड़ा करीब लाओ, और थोड़ा करीब लाने का अर्थ है कि ये मान लो बच्चों आपका क्या है? एक उत्तल लेंस है। ये क्या है बच्चों? आपका एक उत्तल लेंस है। ये मान लो इसका प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है बच्चों? इसका प्रकाशिक केंद्र, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? O। ये मान लो इसका क्या है? f'। और ये मान लो बच्चों क्या है आपका? 2f'। और यहां हमने लिखा f, और ये क्या हो गया बच्चों? 2f। ये क्या हो गया हमारा? 2f। अब मैंने आपको क्या कहा? अब मैंने कहा बच्चों वस्तु को थोड़ा और करीब लाएंगे। पिछली बार 2f' पर रखे थे, इस बार थोड़ा और करीब लाएंगे। मान लो इस बार बच्चों हमने वस्तु को 2f' और f' के बीच रखा, मतलब बच्चों फोकस और फोकस के 2 गुने दूरी के बीच में रखा, और इसको नाम दिया हमने क्या बच्चों? AB। और यदि इसका प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण लेना पड़ेगा। तो बच्चों पहला किरण लिए प्रधान अक्ष के समांतर, और अगर पहला किरण प्रधान अक्ष के समांतर लिए हो तो ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरा किरण हम कौन सा लेंगे बच्चों? दूसरा किरण हम लोग लेंगे जो फोकस से जो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाती है। अगर दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी तो याद रखना अपवर्तन के बाद
ये अपने पथ से विचलित नहीं होगी, इसको एकदम सीधे निकाल देना है। और बच्चों देखो, ये दोनों ही अपवर्तित किरणें अब जिस बिंदु पर मिल रहा है उसी बिंदु पर क्या बनेगा बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो एक चीज आप और नोटिस करो, क्या नोटिस करना है भाई साहब, कि इस बार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में बड़ा बन रहा है। दूसरा कि प्रतिबिंब लेंस से और दूर भाग गया, और स्थिति क्या बोलेंगे प्रतिबिंब का, तो बच्चों 2f, और इधर कुछ नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, अनंत। इधर क्या बोलेंगे बच्चों, अनंत। तो आप ध्यान से देखो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2f और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। कैसा है प्रतिबिंब बच्चों, वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, तो वास्तविक है। और अगर वास्तविक है तो ध्यान से देख लो भाई साहब, प्रतिबिंब प्रधान अक्ष से नीचे की तरफ बन रहा है, और यदि प्रधान अक्ष से नीचे की तरफ है तो उल्टा होगा। और ध्यान से देखो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में क्या है बच्चों, बड़ा है। क्या है भाई साहब, बड़ा है। क्या ये केस समझ में आया? अब बच्चों अगले केस में हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को थोड़ा और करीब लेकर जाएंगे। और करीब का मतलब बच्चों फोकस पर लेकर जाने वाले हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा बच्चों क्या है, जब वस्तु को क्या, लेंस के फोकस पर रखा जाता है। बच्चों ये केस बेहद ही आसान है। आपको याद रखना है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। और यदि बच्चों वस्तु को लेंस के फोकस पर ही रखा जाता है, कहां रखा जाता है बच्चों, उसके फोकस पर ही रखा जाता है, ये बच्चों गलत है। ये यहां पर डायग्राम गलत है, इसको मत देखना। मैं आपको बताता हूं कि बच्चों वस्तु को इस बार कहां रखा जाता है, लेंस के फोकस पर। ये मान लो कोई उत्तल लेंस है, क्या है बच्चों, कोई उत्तल लेंस है। ये इसका मान लो बच्चों एफ डैश है, ये 2f डैश, ये f है, और ये बच्चों क्या है, इसका 2f है। और यदि कोई बच्चों, यार मैंने क्या कहा, कोई प्रतिबिंब है जो फोकस पर स्थित है, तो बच्चों इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें लेनी पड़ेगी। एक पहला हमने लिया बच्चों प्रधान अक्ष के समांतर, तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर पास। दूसरा किरण लेंगे बच्चों प्रकाशिक केंद्र से होकर, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जो किरण लेंगे ये तो अपने पथ से विचलित नहीं होगी। तो ये दोनों ही अपवर्तित किरणें देखो तो बच्चों आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मिलेगा, नहीं लग रहा है। तो हम लोग यह मानकर चलेंगे कि ये दोनों किरणें जाकर अनंत पर मिलेगी। और यदि ये दोनों किरणें जाकर अनंत पर मिलेगी तो हम लोग भी क्या समझेंगे कि प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब दूसरी तरफ अनंत पर बनता है। कहां बनता है बच्चों प्रतिबिंब, दूसरी तरफ अनंत पर। और अभी भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक है तो उल्टा होगा। और आकार तो बच्चों इस बार बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। क्या होगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। क्या बताइए। अब हम लोग बच्चों अंतिम केस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मुझे बताओ क्या ये चीजें समझ में आपको आया। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है भाई साहब, जरा ध्यान से देखना है। अंतिम केस की तरफ बढ़ गए हैं बच्चों, और ये महत्वपूर्ण केस है। ये कैसा केस है भाई साहब, ये महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि उत्तल लेंस में ये एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना बच्चों, वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है बच्चों, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। इसमें भी बच्चों आपको, अच्छा क्या है, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र, ठीक बच्चों इसमें भी इस डायग्राम को आपको नहीं देखना है। इसका डायग्राम बच्चों मैं आपको खुद बताता हूं। चलिए भाई मान लेते हैं यहां कोई एक क्या है, उत्तल लेंस है, और ये इसका एक प्रधान अक्ष है, समझ गए। ये मान लो बच्चों एफ डैश है, और ये मान लो इसका 2f डैश है, और इधर फोकस f, और ये बच्चों मान लो क्या है, 2f है। वस्तु को हमने कहां रखा है बच्चों, तो वस्तु को हमने रखा है प्रकाशीय केंद्र, मतलब बच्चों ये यहां एक O है और फोकस के बीच में मान लो ये कोई एक वस्तु है। वस्तु का नाम हमने क्या रखा बच्चों, AB। आप मुझे बताओ प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें चाहिए। एक किरण बच्चों लो प्रधान अक्ष के समांतर, तो मुझे बताओ ये कहां से होकर पास होगी, फोकस से होकर पास होगी।
दूसरी किरण लेंगे बच्चों जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। लेकिन दोनों ही किरणों को देखो तो ये दोनों ही आगे की तरफ बढ़ाने पर कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो बच्चों इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ। इसको कहां बढ़ाओ बच्चों? इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ। यदि बच्चों इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो लगता है कि ये किसी न किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिल रहा है। तो बच्चों इन दोनों किरणों को जब तुमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो ऐसा लगा कि ये दोनों किरणें इसी बिंदु से चल के आ रही है, और चूंकि इस बिंदु से चल के आ रही है मतलब इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब इसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो बच्चों इसमें याद रखना है कि जब वस्तु को लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, प्रतिबिंब देखो कैसा है, आभासी है। दूसरा चीज, अगर आभासी है तो सीधा है। और बच्चों इस बार भी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। तो बताओ बच्चों ये क्या 6 का 6 आपको समझ में आया? क्या अच्छे से समझ में आया? यदि हाँ तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बच्चों आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी एकदम जोश और होश के साथ कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।